We are going to start the P block element, but there is a problem. NTA has made multiple changes in the P block elements, so we need to tailor the topic for the better digestibility. So I am going to break the chapter into 4 or 5 videos. In the first 2 videos, the focus will be on the physical property of elements as well as the compounds, whereas the remaining 2 or 3 video will focus on the structure, geometry, or on the chemical and physical properties of the elements or compound that has been mentioned in the NTA syllabus. Videos will be focused to provide you the better clarity of the concept, or we can say to the micro concept level. And purpose is very clear: how to decode the monotonous data. How to decode the monotonous data with the logic. Welcome to the class. Whatever the reasoning is there, that can be explained on the basis of these 4 or 5 points. तो भाई जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम दिखे उसके इनमें से ही कुछ आंसर हो सकते हैं कि इसके पास डी सबसेल नहीं है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट डू। यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गई, उसके कारण ये एक्सेप्शन जनरेट होता है या ये ट्रेंड हमें विजिबल सा होता है। इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, जो साइज की वेरिएशन है, और साइज की वेरिएशन के बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ से ही देखते हैं। लास्ट के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसके बड़े सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये इन 4 पॉइंट्स के बाद जो चीज़ें बच जाती है, इनके बाद जो चीज़ें बच जाती है वो है स्ट्रक्चर, जो इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर रही। स्ट्रक्चर का पार्ट इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर रहे, इसे छोड़कर बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रही। तो करना क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है। एनसीईआरटी के अंदर जो डाटा दे रखे ना, वो एक रूल है, आपका बेटा गलत हो सकता मगर डाटा गलत नहीं हो सकता, है ना। बेटा गलत हो सकता मगर डाटा गलत नहीं हो सकता। तो हमें डाटा को एनालाइज करना है। तुम 10 पेज पढ़ के जितना सीख सकते हो उससे ज़्यादा एक टेबल के डाटा में सीख सकते हो। तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि तुमने ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ी है, अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल ठीक ठाक पढ़ रखी है तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, मेजॉरिटी चीज़ें आज की डेट में केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल की एक्सटेंशन है, थोड़ी सी एक्सटेंशन है, बाकी कुछ भी नया सा नहीं है। तो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ रखा है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करते हैं, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज, और हमें इसका रीजन पता है। इट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ए न्यू सेल। ठीक है, एडिशन ऑफ ए न्यू सेल ने एक साइज को इंक्रीज कर दी। ओके, बढ़िया। लेकिन पहली ही बार में हमें यहाँ पे थोड़ी नेरा सा हाथ लगती है। ये इंक्रीज तो कर रहा मगर इस वाली साइज पे यहाँ पे डिक्रीमेंट है, कम है, मगर क्यों? ये कम है मगर क्यों कम है? तो ये एक्सेप्शन से ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती है कि गैलियम की साइज़ कम है। एक बार उसकी साइज़ कम हो गई तो हर वो पैरामीटर जो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है उन सबके अंदर वेरिएशन आ जानी है। इस एक्सेप्शन के 2 रीजन हो सकते हैं। इस एक्सेप्शन के 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस। ये कह सकते हैं कि ये लेस डेंसली पैक्ड है, और साथ में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी जो स्टार्ट में पढ़ी थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मगर इनका रिलेशन क्या है? इस वाली साइड पे तुम देखोगे यहाँ तक ये पहली बार डी सबसेल आ रही, ये पहली बार डी सबसेल आ रही इतनी सारी जगहों पे। और इस डी सबसेल ने क्या करा, इसने क्या करा कि जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस है उससे डोमिनेट कर रखा है, और अगर न्यूक्लियस डोमिनेट है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो P1 है उसे काफ़ी इफेक्टिवली अपने अंदर की साइड पे ड्रैग कर सकती है, अंदर की साइड पे खींच सकती है। और अगर उसने अंदर की साइड पे फोर्स लगाई, इफेक्टिव फोर्स लगाई, there should be a contraction in the size, and this contraction in the size is visible, very much visible in the case of gallium। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3, 4, 5 और 6। तो पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो ड्रैग है ये इतना ज़्यादा विजिबल होता कि वो चीज़ें साइज के अंदर दिख जाती। अगली बार ये इफेक्ट, ये ड्रैग इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होगी, लेकिन नहीं है ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम दूसरी साइड में देख लें तो इस वाली साइड में 77 से 118 और यहाँ पे 118 से 122 थोड़ी इंक्रीमेंट हो रही है। इस वाली केस में क्या है, इस वाली केस में डिक्रीज करी, मगर इस वाली केस में चलो इसने डिक्रीज नहीं करा, मगर इतनी भी इंक्रीमेंट नहीं जितनी इंक्रीमेंट यहाँ से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे है। यह चीज़ तो मैं यहाँ पे दिख जानी है। इस वाली केस में भी यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है, इनके बीच के इंक्रीमेंट उसके कॉम्परेटिवली कम है।
तो इफेक्ट तो यहाँ से आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो रही, मगर उसकी विजिबिलिटी इतनी कम है जो डाटा के अंदर कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करती। पहली बार ये विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, ये इम्पैक्ट इतना असरदार है, ये इतना इम्पैक्ट ज़्यादा है कि इसने यहाँ पे साइज़ को डिक्रीज कर दी। तो ये जो डिक्रीमेंट है साइज में वो विजिबल है, मगर आगे ऐसा नहीं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी इम्पैक्ट खत्म हो गई, मगर वो इम्पैक्ट उसके साइज में कॉन्ट्रैक्शन लेकर नहीं आती। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पे तुम्हें स्टार्ट के अंदर दिखेगा इस वाली साइड पे कि यहाँ पे आयनिक रेडियस इंक्रीज करते करते वापस डिक्रीज कर रही, मगर ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि स्टार्ट के अंदर हमने N3 नेगेटिव की बात करी, P3 नेगेटिव की बात करी, लेकिन नीचे आकर Bi3 पॉजिटिव की बात करी। यानी ऊपर हम एनायन के बारे में बातें कर रहे और नीचे कैटायन के बारे में बातें करी। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि एनायंस आर लार्जर इन द साइज देन कैटायंस। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हें कभी ऐसा दिखे कि ये एक एबनॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का भी ध्यान रखना है। जब हम अगली केस में आते हैं, यहाँ भी उसी तरीके का ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रही, क्योंकि वी आर गेटिंग ए न्यू सेल एट एवरी पीरियड। तो यहाँ पे हर बार एक नई पीरियड के साथ एक नई सेल एक नई पीरियड के अंदर आती और साइज के अंदर इंक्रीमेंट है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है 64 से 133 तक। तुम ये देख सकते हैं कि स्टार्ट में अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये करीब करीब इतनी हो जानी है। अगर तुम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा है। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है 2 से मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा है। यहाँ पे भी ये इंक्रीमेंट ऑलमोस्ट 2 टाइम से ज़्यादा है, लेकिन ये गैप थोड़ी ज़्यादा है, ये गैप थोड़ी कम है। आगे जब तुम जाओ तो ये गैप और भी रिड्यूस हो जानी है 120 से 220 के बीच। तो ये तो 2 टाइम से भी कम है। लेकिन हम इस वाली रेडियाई को इनके साथ कंपेयर नहीं करते, क्योंकि यहां तक कोवेलेंट रेडियाई है और इसे वांडर वॉल रेडियाई होना है, इसे वांडर वॉल रेडियाई होना है। वांडर वॉल रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर हमने मान लो इस तरीके से चीज़ों को रखे ऐसे, एक और कॉम्बिनेशन हो सकती है, एक दूसरा तरीका हो सकता है इसे ऐसे रखने का, और एक और भी तरीका हो सकता है ऐसे रखने का। यहां पे ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के से टच कर रहे हैं, तो ये आयनिक रेडियाई कह सकते हैं, मेटेलिक रेडियाई कह सकते हैं। इसे तुम आयनिक कह सकते हो, मेटेलिक कह सकते हो। इस वाले केस में ओवरलैपिंग है, ये कोवेलेंट रेडियाई है, और इस वाले केस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बल्कि बीच का एक जोन है। तो कह सकते हैं इट्स ए बॉन्ड बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम, बॉन्ड बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम। फिर इनके बारे में क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? तो ये बेसिकली बॉन्ड तो बना नहीं रहे, लेकिन हमने एक चीज़ सोची कि अगर हाइपोथेटिकली ये बॉन्ड बना सकते, जैसे जेनॉन तो बना रहा, तो अगर उस वाले केस में इनकी साइज़ का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो आज अपने पास बहुत सारे कंप्यूटेशंस मेथड है, तो उसके लिए हमें लैब के डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करने की जरूरत नहीं होती। कई सारी चीज़ें हम हाइपोथेटिकली काउंट कर सकते, कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ भी इन्होंने यही काम कर रखा है। तो ये एलिमेंट्री साइज की है, इस पूरे में गैलियम है जिसने डिस्प्यूट क्रिएट करा, और तुम्हें इसे लेकर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हैं, बल्कि स्टार्ट में जहाँ से स्टार्ट होती है और अंत होने पे ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। कैसे? तो स्टार्ट में तुम देखोगे कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहे, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डिक्रीज कर रहे, मतलब ट्रेंड तो रैंडम नहीं कह सकते, डिक्रीज कर रही। यहाँ पे ट्रेंड थोड़ी रैंडम सी है, यहाँ पे ट्रेंड थोड़ी रैंडम सी है। अब यहाँ से अपोजिट है, यहाँ से अगर हम लास्ट को छोड़ दें तो इंक्रीजिंग है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इन दो के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं। ये इंक्रीज, ये नीचे की साइड पे इंक्रीज कर रहे। तो स्टार्ट कहाँ से करी थी? डिक्रीज से। एंड कहाँ पे करा? इंक्रीज पे। बीच में ग्रुप 15 हाईली रैंडम है। ग्रुप 16 के अंदर अगर हम लास्ट वाली पार्ट को छोड़ दें तो रैंडमनेस थोड़ी कम है। पहले इन दोनों पार्ट्स के बारे में देखते हैं, आखिर इनमें क्या खासियत थी, इनमें ये अलग पैटर्न क्यों है। तो इनके पीछे लॉजिक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के पीछे इनकी लॉजिक क्या है कि इनमें जो क्रिस्टलाइजेशन का पैटर्न है, कह सकते हैं डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन। एक तो ये पॉसिबल रीजन हो सकता है,
लेकिन इससे भी ज़्यादा पॉसिबल रीजन इस बात के ऊपर है कि यहाँ पे हम जब डाउन टॉप टू बॉटम जा रही है तो मेटालिक बॉन्ड वीक हो जा रही है। तुमने फाजन्स रूल के अंदर पढ़ा होगा कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्गर मेटेलिक कैरेक्टर है, 18 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, अगर पेनल्टी मेटल सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर कम है। तो हम जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर को डिक्रीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। कम से कम मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज ना भी हो तो ये जरूर हो सकता है कि उसकी जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ सारे मेटल्स हैं तो हम मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है कि सारे मेटल्स हैं, हम उनकी बॉन्ड, हम उनकी चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे तुम एक्सेप्शन देखोगे इन दो जगहों पे, दोनों जो लास्ट के एलिमेंट हैं वहाँ पे एक्सेप्शन है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही तो फिर इसने इंक्रीज कैसे करा, इसने इंक्रीज कैसे करा? मोमेंटरी इंक्रीज करा हो मगर करा तो है ना, मोमेंटरी इंक्रीज करा हो मगर करा तो है। तो हम लोगों ने पीछे क्या डिस्कस करा था? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो शिल्डिंग इफेक्ट है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसका इम्पैक्ट पहले एलिमेंट के ऊपर मैक्सिमम है, दूसरे एलिमेंट के ऊपर कम है और आगे की साइड पे दिखता भी नहीं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो इसके पहले जो एलिमेंट है, इसके पहले के जो एलिमेंट है, यहाँ तक जब हम आते इस वाली साइड पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की सीरीज है, ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन का इम्पैक्ट इसके बाद के एलिमेंट्स के ऊपर पड़ना है। तो यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण, क्योंकि वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, प्रोटॉन्स ज़्यादा है, न्यूक्लियस ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करा हुआ है। इसके कारण ये एक्सेप्शनल बिहेवियर तुम्हें देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी हम इसी लॉजिक को वापस रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यही बातें इनके साथ भी कैसे। एंड बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दे आर हैविंग टेंडेंसी और एबिलिटी टू होल्ड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिवली देन दीज एलिमेंट्स। सो we came to a conclusion that in these two they are decreasing from top to bottom. Exception is at the bottom, and it is basically because of the lengthenide contraction. Now come to this part. From here to here you will see that initially it's a gas and later it becomes solid. In this case we will see solid, liquid and gas. Start हमने करा गैस से, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। जो ग्रुप 15 है इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट तीनों के तीनों हैं। तो यहाँ पे ये जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो स्टार्ट ही करते हैं गैसेस एलिमेंट से। तो अगर गैसेस एलिमेंट है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कम होगी। अब अगर ये गैसेस एलिमेंट है तो हम जैसे जैसे नीचे की साइड पे जा रहे हैं, वान डर वाल फोर्स इंक्रीज कर रही है, वान डर वाल फोर्स इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे नीचे की साइड पे जा रहे हैं वान डर वाल फोर्स इंक्रीजेज। इसके साथ साथ पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर जा रही है। जितनी ज़्यादा साइज बड़ी हो उसे उतनी आसानी से पोलराइज कर सकते हैं। इंड्यूस डायपोल का केस हो सकता है, लॉन्डन डिस्पर्सिव फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो वो फोर्सेस टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही। दैट्स व्हाई वी कैन सी द इंक्रीजिंग इम्पैक्ट और इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। इन दिस केस वी कैन सी दैट मेल्टिंग पॉइंट हैज इंक्रीज फ्रॉम Ne to Rn. Now the same can be explained here also. वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी सुपर इम्पोज करा, सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। मगर ये जो दो बीच के पार्ट हैं, तुम ये कह सकते हैं इन दो में डिक्रीज करता, इन दो के अंदर इसने इंक्रीज करा और इन दो के बीच में ये ट्रांजिशनल फेज है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा है, इस वाली साइड पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है। अब तुम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के साथ क्या तकलीफ है। तुम ये देख रहे हैं कि बॉटम वाले सारे के सारे यहाँ तक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। पहले को तो एक्सप्लेन करा, अब इन दोनों ने क्या तकलीफ करी, इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है। तो जो बीआई का केस है, जो पीओ का केस है, तो मैं डिस्कस करा था स्टार्ट में। क्या डिस्कस करा था भाई? ये चीज़ें डिस्कस करी थी कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो इनके अंदर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने लेंथेनाइड यूज़ कर ली, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज़ करा, अब बारी है इनर्ट पेयर इफेक्ट की। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है जिसने इसको इसके साथ और इसके साथ गेम कर दी। क्या गेम कर दी? जहां Sb 5 बॉन्ड्स बना सकती है, 5 बॉन्ड्स, वहां पे Bi की टेंडेंसी 3 बॉन्ड्स बनाने की है।
तो अगर आप बॉन्ड ही कम बना रहे हैं तो क्राउडिंग भी कम है, और अगर क्राउडिंग कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जानी है। आप जिन कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं वो टेंडेंसी 5 की जगह 3 बॉन्ड्स बनाने की है, तो आपकी मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगी। एंड द सेम एक्सप्लेनेशन इज इक्वली वैलिड फॉर PO। तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट का पंगा है, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट का पंगा है। तुम यहाँ पे देखोगे ये जो पार्ट्स लिख रखे हैं ये एलोट्रॉपिक पार्ट्स है, यानी कि अगर तुमने एलोट्रॉप्स को चेंज करा तो इन वैल्यूज़ के अंदर भी चेंज हो जानी है। तुम ये कह सकते हैं अगर हमने उन वैल्यूज़ को यूज करा तो उसके साथ ये ट्रेंड के अंदर इंपैक्ट आना है, बिल्कुल आना है। लेकिन ऑन एन एवरेज हमने क्या सीखा, 13-14 में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है विद द एक्सेप्शन एट द बॉटम। 15 इज वेरी रैंडम, 16th इज समवट रेगुलर विद द एक्सेप्शन एट द बॉटम, whereas 17 and 18 they are having a trend to see that increasing impact of melting point। तो यहाँ पे हर बार ऐसा ही होना है, हर बार ऐसा ही होना है। टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज कर रही। तो ये कमाल की चीज़ ये है कि दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों ही पार्ट नॉन मेटल है, दोनों ही पार्ट P ब्लॉक के हैं, लेकिन ये ट्रेंड बाकी ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। अब क्या होता है जब तुम रट्टा मारते ना P ब्लॉक में टॉप टू बॉटम, तो तुमने उसे जनरलाइज कर रखा है भाई, यहाँ पे ये दोनों थोड़े S कैरेक्टर जैसे मिलते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट जैसी कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नॉन मेटल जैसी है। एक ये भी रीजन है कि इसे पहले 11th क्लास में रखा था और इस वाली पार्ट को 12th क्लास में रखा था, ताकि तुम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। मगर सिलेबस में तो हमें पूरा ही पढ़ना है, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो जो परसेप्शन बनाते हैं ना कि इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है P ब्लॉक में कहाँ पे 13-14 में एक ट्रेंड है, और वो ट्रेंड 15-16-17 में अपोजिट है वो ट्रेंड। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड 13-14 में है 14-15 में वो बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं, सो बी केयरफुल। तो यहाँ पे इस वाली साइड पे अगर तुम ये कह सकते हैं कि फिर BI और PO के साथ क्या तकलीफ होगी, इन्होंने इस बार के एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करा, तो यहाँ पे एक लॉजिक बहुत सिंपल सी ये हो जाती कि हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो यहाँ पे एक मेटालिक बॉन्ड जिसे हम इलेक्ट्रॉन सी थियरी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी थियरी। तो तुमने इलेक्ट्रॉन सी थियरी में पढ़ा होगा कि वहाँ पे ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है और ये इसके कैटायनिक पार्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, ये जो अरेंजमेंट है, अगर ये अरेंजमेंट एग्जिस्ट कर रही तो बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स तो नहीं है, मेटालिक बॉन्ड थोड़ी वीक है। ये नहीं कह सकते कि अगर इस तरीके की कोई अरेंजमेंट है तो वहाँ पे फोर्स काफ़ी स्ट्रांग हो सकती, एक वीकर फोर्स है, और वो वीकर फोर्स इसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही, इस बॉइलिंग पॉइंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही। तो मैं ये भी देख रहे हैं मोमेंट्री है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। हम ये भी कह सकते हैं कि शायद दोनों बराबर ही हो, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे मोमेंट्री डिक्रीज है, थोड़ी कम हो रखी है, और ये इनका ट्रेंड है किसका, बॉइलिंग पॉइंट की। जेई के अंदर इतने ज़्यादा डायरेक्ट सवाल आते नहीं, लेकिन ये सवाल आ रखा है। इसने पूछा ग्रुप 13 के बारे में। स्टार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि जब एटॉमिक साइज के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरे P ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट जिसने एक्सेप्शन क्रिएट करी है वो है Ga, गैलियम। तो यहाँ पे सबसे छोटा साइज किसका है, बेरियम का, नेक्स्ट है गैलियम का, और उसके बाद चीज़ें अपने जो सीक्वेंस होनी चाहिए उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। जो हम लोगों ने डाटा चेक करा था वो डाटा भी इसी बात को एंडोज करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, 88, नेक्स्ट इज 135, और फिर ये सीक्वेंस है एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम। तो आंसर क्या है भाई, इस वाली केस में आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इस वाली केस में आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो जनरली वो एक टॉपिक के ऊपर सिर्फ एक टॉपिक को कलेक्ट करके सवाल नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछ लिया तो इस तरीके के सवाल आते हैं।